हेलो डियर लविंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कल के टॉपिक से आगे। जो चैप्टर अपना है नाजीज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, और जिसमें हमने बात करी थी, अंतिम टॉपिक हमारा आपका था हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी। तो हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में क्यों आया, इसके पीछे हमने कारणों को पढ़ा है। अब उसके बाद चर्चा नहीं करेंगे। अब द ईयर ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे। फ्रांस के इतिहास में ईयर ऑफ डिप्रेशन जो देखने को मिला है, वो ईयर ऑफ डिप्रेशन मिला है कब? 1929 में, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। पहले विश्व युद्ध के बाद फ्रांस की जो स्थिति थी वो काफ़ी भयावह हो गई। और भयावह में क्या हुआ, आइए जानें कि सेवरल कंट्रीज़ ऑफ यूरोप वर हिट बाय इकोनॉमिक डिप्रेशन, और ढेर सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में आर्थिक मंदी का सामना उनको करना पड़ा। डिमांड्स ऑफ फूड्स फॉल शार्पली आफ्टर द वॉर। युद्ध के बाद लगातार फूड के जो डिमांड थी उसमें गिरावट हो गई। 10 फार्मर ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर हिट ड्यू टू द स्टीप फॉल इन द डिमांड। और जो भी व्यक्ति किसान थे, ट्रेडर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी डिमांड में अगर गिरावट होती है तो निश्चित रूप से उनका बिजनेस, उनका काम शट डाउन हो जाता है। तो फैक्ट्री शट डाउन हो गई, एक्सपोर्ट फॉल ऑफ हो गया। इन्वेस्टर जो थे, जो पैसा लगाते थे बिजनेस में, काम में, मार्केट में, उन्होंने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए मार्केट से। और जो किसान थे बैडली हिट, उन किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वेन अमेरिका कुड नॉट एस्केप फ्रॉम दिस क्राइसिस, और अमेरिका भी इस क्राइसिस से, इस आपदा से अपने आप को बचा नहीं सका। द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्राइसिस इन 1929। अब थोड़ी सी यहाँ बात कर लेते हैं बच्चों, ये क्या है पहले देख लेते हैं। द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये क्या है पहले इसको समझ आता है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एक एक्सचेंज ऑफिस, एक्सचेंज का स्थान है। जैसे कि हमारे यहाँ पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, तो ऐसे ही अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज रहा है। और इसका मुख्य काम जो है देश की इकोनॉमी को मैनेज करने में सरकार की मदद करना। और ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज भी क्रैश कर जाता है, टूट जाता है। और यानी अमेरिका भी अपने आप को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा नहीं पाता है। इन जर्मनी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंड ऑन द यूएसए। जर्मनी में पैसे का आना, इंडस्ट्री में पैसे का लगाया जाना, उसकी रिकवरी पूरी तरह से यूएसए पर निर्भर कर रही थी। फेयरिंग अ फॉल इन प्राइजेस, और एक डर सा लगा हुआ था कहीं पैसे की जो वैल्यू है इसमें गिरावट न आ जाए। पीपल मेड इमीडिएट एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर, तो इसलिए जो भी शेयर, यानी जो स्ट्रीट वॉल एक्सचेंज है, ये शेयर मार्केट के रूप में अमेरिका में था। तो वहाँ के जो भी शेयर होल्डर थे उन्होंने पैसे की वैल्यू में गिरावट के डर से अपने सारे पैसे मार्केट से निकाल लिए। ओनली वन सिंगल डे, एक अकेले दिन 24 अक्टूबर के दिन में 1929 में 13 बिलियन शेयर को सेल कर दिया गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने शेयर को सेल कर दिया, हटा दिया, मार्केट से रिलीज़ कर दिया। अब इफ़ेक्ट ऑफ द रिसेशन ऑन जर्मनी, इस रिसेशन का, इस आर्थिक मंदी का असर जर्मनी पर भी देखने को मिलता है। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 सालों तक, यानी 1929 से लेकर 1932 के बीच, द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फॉल बाई हाफ, और यूएसए की आमदनी आधे पर आ जाती है। द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन यूएसए इकॉनमी वर फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यूएसए की इकॉनमी के गिरावट के कारण पूरी दुनिया में इस रिसेशन का असर महसूस किया गया 1929 से 1932 के बीच में। जर्मन इकॉनमी वाज सर्वली हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, और जर्मनी की जो इकॉनमी थी उस पर भी इस आर्थिक मंदी का बहुत भयावह असर पड़ा। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वर रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ लेवल 1929। तो
जो प्रोडक्शन रेट था वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया। और भी कुछ प्रभाव पड़े देखा जाए जर्मनी पर क्या क्या था देखा जाए। ऑल इफेक्ट ऑफ द रिसेशन ऑफ जर्मनी वर, कुछ मुख्य रिसेशन के असर जो जर्मनी पर देखने को मिले उसको जानते हैं, क्या है समझते हैं। वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स, या तो जो वर्कर थे उनकी नौकरी चली गई या उनको वेज जो उनकी दैनिक मजदूरी थी वो कम दिया जाता था। नंबर ऑफ एम्प्लॉयड जो एम्प्लॉयड लोग थे उनकी संख्या में अनएम्प्लॉयड जो लोग थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जो कि 9 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी थी। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी के गलियों में लोग यहाँ वहाँ काम को मांगते हुए फिरते थे। विलिंग टू डू एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए राजी थे। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड, सिंपली सैट ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर्स एंड डिस्पर्स क्वाइट सेटअप एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े रहते थे ताकि उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम मिलता रहे। एज जॉब डिसअपियर्ड, जैसे लगा कि जॉब ख़त्म हो गया है, यूथ टू एंड आर मूव्ड ऑन टू द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड टोटल डिस्पेयर बिकम कॉमन, और ऐसा लगा कि लोग जो युवा पीढ़ी थी, युवा लोग थे जर्मनी के, उन्होंने काम की कमी के कारण वो क्राइम के रास्ते पर मूव ऑन करने लगे। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटी एंड फियर इन द पीपल, और इस आर्थिक तंगी ने लोगों के दिल दिमाग मनस्थिति को बहुत ज़्यादा झकझोर करके डरा करके रख दिया था कि आगे क्या होगा कौन जानता है। द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड पर्सनल्स शॉ देयर सेविंग डिसमिसल व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, तो क्या होता है यहाँ पर जो मध्यम वर्गीय लोग थे जिन्होंने अपने पैसे कुछ बचा के रखे हुए थे, वो पूरी की पूरी अपनी सैलरी और इंसेंटिव या जो कुछ बचाया था सब कुछ वो गंवा बैठते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मिडिल क्लास, स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटेलर्स, बिजनेसमैन, ऑर्गेनाइज वर्कर्स एंड लार्ज मास ऑफ पेजेंट्री वर अफेक्टेड बाय दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, चाहे वह किसान हो, चाहे मध्यम वर्गीय एम्प्लॉई हो या बिजनेसमैन हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोग इस आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उनका जो जनजीवन था काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका था। एंड दे वर इन द सिचुएशन एंड दे वर फीलिंग समटाइम दे वर फील्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेशंस, की स्थिति में थे कि अब क्या होगा, क्या करने वाला है, क्या हो सकता है, क्या हम मध्यम वर्गीय स्थिति में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, हमारा काम रोजगार स्थिति सब कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगी, ये डर सा बना हुआ था। अब अगली बात कर लेते हैं, अनस्टेबिलिटी ऑफ वेलिमर रिपब्लिक। वेलिमर रिपब्लिक की अस्थिरता की स्थिति को हम जानेंगे। वेलिमर रिपब्लिक हैड सम इंटरनल डिफेक्ट्स विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। वेलिमर रिपब्लिक की जो आंतरिक कलह द्वेष की स्थिति थी, आंतरिक अस्थिरता की स्थिति थी, इसने कहीं न कहीं फ्रांस को डिक्टेटरशिप की ओर ढकेला। पीपल लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस इन द वेलिमर रिपब्लिक ड्यू टू द प्रोटेशनल रिप्रेजेंटेशन, उसमें जो प्रतिनिधित्व की स्थिति थी वह, यानी वेलिमर रिपब्लिक में प्रतिनिधित्व की जो स्थिति थी वह बहुत ज़्यादा भयावह थी, और इस भयावहपन के कारण उनके जीवन और शांति की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। आगे बात करते हैं क्या, मूविंग मोर ओवर, इससे कहीं ज़्यादा आर्टिकल 48 गेव द प्रेसिडेंट्स द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंडेड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिग्रीज। ये आर्टिकल 48 के तहत फ्रांस के राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई कि वह कभी भी अपनी मर्जी से इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है। अगर इमरजेंसी इम्पोज करी जाती है, इमरजेंसी लगाया जाता है, तो देश के जो देशवासी हैं उनके जो सिविल राइट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। कैसे? एक ऑफिशियल लॉ के द्वारा, ऑफिशियल रूल के द्वारा। द वेलिमर रिपब्लिक फेस 20 डिफरेंट कैबिनेट इन 14 ईयर्स, और वेलिमर रिपब्लिक ने अगले
14 सालों में 20 कैबिनेट को पाया और एवरेज ये जो लोग काम किए इनकी जो वर्किंग डेज थी वो 1 to 40 डेज़ की थी। तो यानी कहीं न कहीं अगर सत्ता में या राजनीतिक गलियारे में लगातार परिवर्तन होते रहेंगे तो क्या लगता है लोग अपने राजा पर या अपने सरकार पर भरोसा कर पाएंगे। और पीपल लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोगों का डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से उनका जो विश्वास था वो उठ जाता है। और इस अस्थिरता की स्थिति ने फ्रांस को डिक्टेटरशिप की ओर ढकेला। तो कुल मिला के अब तक हमने बात करी कि किस तरह से फ्रांस में जो है आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। आर्थिक तंगी तो थी ही थी, बाद में फ्रांस को पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का भी सामना करना पड़ा। आज के लिए इतना ही, अगली बातें आगे होंगी अगले अंक में।